प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिसेस की कुछ टाइप्स पढ़ी थी और उसके अलावा ये सीखा था कि मैट्रिसेस की एडिशन कैसे करते हैं, किसी एक मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट आज हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स या रिजल्ट्स पढ़ने हैं जिनमें मैट्रिक्स से रिलेटेड जो है प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस की गई हैं, और ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्कस की गई हैं। सेम प्रॉपर्टीज़ जो हैं आप लोग रियल नंबर के केस में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो जो रिजल्ट्स गिवन दिए गए हैं उनमें जो प्रॉपर्टीज़ गिवन दी गई हैं, हम मैट्रिसेस के केस में वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। उसके बाद देखेंगे यही सेम प्रॉपर्टीज जो है वो रियल नंबर में भी एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं थ्योरम 3.9। थ्योरम 3.9 में ये कह रहे हैं, फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस एम क्रॉस एन मैट्रिसेस ए बी एंड सी वी हैव। अगर आपके पास कोई तीन मैट्रिसेस हों और तीनों ही मैट्रिसेस के ऑर्डर किया हो इन जनरल एम क्रॉस एन हो, ठीक है, एम क्रॉस एन मैट्रिसेस तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर है और तीनों मैट्रिसेस का यहाँ पे जो एम क्रॉस एन सेम ऑर्डर है। ठीक है, एम क्रॉस एन एक जनरल ऑर्डर है, यहाँ पे एम क्रॉस एन कोई भी ऑर्डर हो सकता है। फॉर एग्जांपल एम क्रॉस एन जो है वो आपके पास 2 क्रॉस 3 भी हो सकता है, एम क्रॉस एन आपके पास जो है वो 3 क्रॉस 2 भी हो सकता है, एम क्रॉस एन आपके पास जो है वो 2 क्रॉस 2 भी हो सकता है इन पर्टिकुलर। ठीक है, एम क्रॉस एन एक जनरल ऑर्डर है, ये कोई भी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन जो भी ऑर्डर आप कंसिडर करेंगे एम क्रॉस एन, चाहे आप 2 क्रॉस 3 कंसिडर करें इन पर्टिकुलर, चाहे आप 3 क्रॉस 2 कंसिडर करें, चाहे आप 2 क्रॉस 2 ऑर्डर जो है वो इन पर्टिकुलर कंसिडर करें, तो एक वक्त में आप लोगों ने जो है वो तीनों ही मैट्रिसेस जो हैं वो ए बी और सी, इन तीनों का ऑर्डर जो है आप लोगों ने एक वक्त में एक ही कंसिडर करना है। ठीक है, चाहे वो एक वक्त में आप 2 क्रॉस 3 कंसिडर कर लें, चाहे आप 3 क्रॉस 2 कंसिडर कर लें, चाहे आप 2 क्रॉस 2 कंसिडर कर लें या उसके अलावा कोई और ऑर्डर कंसिडर कर लें। तो एम क्रॉस एन इन जनरल मैट्रिसेस का कोई ऑर्डर है और ये तीनों ही मैट्रिसेस का जो है वो ऑर्डर है एम क्रॉस एन, या कह लें कि तीनों ही मैट्रिसेस का क्या है, सेम ही ऑर्डर है। उस केस में ये रिजल्ट जो है वो होल्ड करता है। ये रिजल्ट क्या है, तीन मैट्रिसेस हैं और तीनों को ही आपस में ऐड किया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में किस वे से ऐड किया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में इस वे से ऐड किया हुआ है कि जो दूसरा और तीसरा मैट्रिक्स है बी और सी, पहले उनको ऐड किया हुआ है और उनको ऐड करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आपको आंसर में मिलेगा उस मैट्रिक्स में हमने क्या कर देना है, मैट्रिक्स ए को ऐड कर देना है। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन। और राइट हैंड साइड में एडिशन किस तरह की हुई है कि सबसे पहले जो पहले दो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस ए और बी, उनको ऐड किया है। उनको ऐड करने के बाद आपको रिजल्ट में जो मैट्रिक्स मिल रहा है ब्रैकेट में, उस मैट्रिक्स को क्या कर देना है, मैट्रिक्स सी में ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये तीन मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, तीनों मैट्रिसेस के जो है वो दो डिफरेंट वे से जो है वो एडिशन की गई है। लेफ्ट हैंड साइड में जो एडिशन की गई है इसको हम जो है फर्स्ट वे कह देते हैं और राइट हैंड साइड में जो एडिशन की हुई है इसको हम जो है वो सेकंड वे कह देते हैं। तो दो डिफरेंट वे से एडिशन की हुई है। पहले वे में जो है वो दूसरे और तीसरे मैट्रिक्स को पहले ऐड किया है, उसके बाद पहला मैट्रिक्स उसमें ऐड किया है, इस तरह तीनों मैट्रिक्स को ओवरऑल ऐड किया है। और जो दूसरा वे है उसमें सबसे पहले पहले दो मैट्रिक्स को ऐड किया है, फिर उनको ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स मिला है उसको तीसरे मैट्रिक्स में ऐड किया है, इस तरह ओवरऑल जो है तीन मैट्रिक्स को ऐड किया है। तो दो डिफरेंट वे से जो है वो तीन मैट्रिक्स को ऐड किया है और दोनों ही वे से ऐड करने के बाद जो है आंसर आपके पास जो है क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो मैट्रिसेस में अंडर एडिशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, तीन एलिमेंट्स आप ले लेते हैं किसी सेट के, उनको जो है वो इस तरह जो है दो डिफरेंट वे से जो है वो आपस में जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, जब डिफरेंट वे से ऐड करने के बाद आपका आंसर अगर आपस में जो है वो सेम आ रहा है हमेशा, तो फिर हम कहते हैं कि उस सेट में जो है वो एसोसिएटिव लॉ जो है होल्ड करता है। तो मैट्रिसेस में अंडर एडिशन जो है एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अंडर एडिशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है हम एडिशन का जो है वो ऑपरेशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं और मैट्रिसेस में यूज़ कर रहे हैं। तीन मैट्रिसेस लेके उनको दो डिफरेंट वे से ऐड करके जो हम चेक करें कि उनका आंसर आपस में इक्वल आता है नहीं आता। तो हमेशा जो है वो दो तीन सेम ऑर्डर की आप मैट्रिसेस लेंगे, उनको दो डिफरेंट वे से ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद आपका आंसर हमेशा आपस में इक्वल आएगा। इसलिए हम इसको कहते हैं मैट्रिसेस में अंडर एडिशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। ठीक है, अब यही सेम एसोसिएटिव लॉ अगर हम अंडर एडिशन जो है वो नंबर्स के केस में या रियल नंबर्स के केस में चेक करें तो उस केस में भी ये लॉ होल्ड करेगा या नहीं करेगा। तो नंबर्स के केस में भी जो है वो एसोसिएटिव लॉ जो अंडर एडिशन जो है वो होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास तीन नंबर्स हैं, एक नंबर 2 है, एक नंबर आपके पास जो है वो 5 है, दूसरा नंबर आपके पास जो है वो लेट से क्या है वो 3 है। अगर आपने इन तीनों नंबर को जो है वो दो डिफरेंट वे से आपस में ऐड करते हैं, तो ऐड करने से आपके पास देखते हैं कि हमारे पास आंसर जो है वो सेम आता है नहीं आता। तो डिफरेंट पहला वे क्या है कि हम क्या करें, जो बाद वाले दो नंबर हैं ये 5 और 3, इन दो नंबर्स को हम सबसे पहले ऐड करते हैं। 5 और 3 को ब्रैकेट में लेके इनको पहले हम ऐड करते हैं। तो 5 और 3 को ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ये आंसर आपको मिल जाएगा 2 + 8, और 2 और 8 को ऐड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, आपको आंसर जो है वो 10 मिल जाएगा।
तो ये एक वे से एडिशन कर ली है कि सबसे पहले क्या किया, बाद वाले दो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड किया है, ठीक है, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ। और उसके बाद हम जो है दूसरे वे से एडिशन करते हैं। दूसरे वे से एडिशन क्या होगी कि जो पहले दो एलिमेंट्स हैं 2 और 5 हम क्या करेंगे, उनको आपस में ऐड करेंगे, और उसके बाद जो एडिशन का आंसर आएगा उसमें जो है तीसरा एलिमेंट जो है वो 3 भी ऐड कर देंगे। तो 2 + 5 ये किसकी इक्वल है, 7 की इक्वल है, और 7 + 3 ये किसकी इक्वल बन जाएगा, ये 10 की इक्वल बन जाएगा। तो नंबर के केस में, रियल नंबर के केस में ये आप लोगों ने पर्टिकुलरली चेक कर लिया कि रियल नंबर के केस में रिजल्ट होल्ड कर रहा है इन पर्टिकुलर, और जनरली भी जो है वो रियल नंबर के केस में ये एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है कि जब भी आप कोई भी 3 रियल नंबर लेंगे उनको इस तरह जो है 2 डिफरेंट वे से जो है वो आपस में ऐड करेंगे, 3 नंबर्स को, 3 रियल नंबर्स को। तो ऐड करने के बाद आपका आंसर जो है वो हमेशा जो है वो सेम ही आएगा। तो यहाँ से हम फिर कह देंगे कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो सेट में होल्ड करता है। अगर आपने एलिमेंट्स जो है रियल नंबर लिए हुए हैं तो हम कह देंगे कि रियल नंबर में अंडर एडिशन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अगर आप लोगों ने 3 एलिमेंट जो हैं वो मैट्रिसेस लिए हैं और तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। याद रखिए एडिशन हम तब भी 2 मैट्रिसेस की कर सकते हैं जब 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो अगर आपने सबसे पहले बी और सी को ऐड करना है तो इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर आप लोगों ने ए और बी को पहले ऐड करना है तो ए और बी का ऑर्डर जो है आपस में सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए, बी और सी का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ओवरऑल तीनों ही मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। तब भी आप जो है वो ये एसोसिएटिव लॉ जो है चेक कर सकते हैं कि ये सेटिस्फाई होता है नहीं होता। तो अगर 3 मैट्रिसेस के ऑर्डर जो है वो सेम ही हैं तो उनके केस में कोई भी 3 मैट्रिसेस ले लें जिनका ऑर्डर सेम है, उनके केस में एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन जो है वो होल्ड करता है मैट्रिसेस में, ठीक है। तो ये होगी इस थ्योरम की स्टेटमेंट। आप लोगों ने क्या करना है, इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट ही याद करनी है, स्टेटमेंट को ही समझना है। इसका जो प्रूफ है, प्रूफ आप लोगों ने जो है वो नहीं करना, प्रूफ आप लोगों के कोर्स में जो है वो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है थ्योरम 3.10। थ्योरम 3.10 में जो है वो फील्ड और अबेलियन ग्रुप का जो है वो जिक्र हो रहा है। तो ये वाला जो थ्योरम हम जो है जब वेक्टर स्पेसेस का टॉपिक करेंगे उस टॉपिक में ये हम जो है वो ये वाला थ्योरम को जो डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम जो है थ्योरम को जो है स्किप कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की, कि दो मैट्रिसेस को जो है वो में दो मैट्रिसेस में जो है सब्ट्रैक्शन किस तरह होती है, या एक मैट्रिक्स में से जो है वो दूसरे मैट्रिक्स से जो है वो किस तरह माइनस करते हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने आप लोगों को एडिशन के बारे में बताया था कि मैट्रिसेस की एडिशन किस तरह होती है, उसी लेक्चर में मैंने आप लोगों को जो है वो मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन के बारे में भी बताया था कि दो एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को किस तरह माइनस करते हैं, ठीक है। जस्ट क्या करना होता है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में कंबाइन करना होता है। अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स बी को माइनस करना है तो क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए की जो करस्पॉन्डिंग एंट्री होगी उसमें से मैट्रिक्स बी की करस्पॉन्डिंग एंट्री को आप लोगों ने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इस तरह सारी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जो है वो माइनस करके रिजल्ट में आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा आपको मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन का आंसर जो है मिल जाएगा, ठीक है। एडिशन के केस में तो आप लोगों ने नोट किया होगा, चाहे हम मैट्रिक्स को जो है वो ए दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, उनको चाहे हम इस तरह ऐड करें A+B, या फिर आप अगर हम उनको जो है इस तरह ऐड करें B+A, दोनों ही केसेस में आपके पास एडिशन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो सेम ही आएगा। क्योंकि अंडर एडिशन मैट्रिसेस में जो है वो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। मींस मैट्रिसेस की अगर आप साइड जो है वो चेंज भी कर दें, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे ए लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पे बी लिखा हुआ है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे बी लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पे जो है ए लिखा हुआ है। तो अगर आप अंडर एडिशन जो है मैट्रिसेस की साइड चेंज करके भी जो है वो आंसर इवेलुएट करते हैं, मैट्रिसेस का एडिशन का आंसर इवेलुएट करते हैं, तो आपको एडिशन के केस में एडिशन मैट्रिसेस के केस में एडिशन का आंसर क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है मैट्रिसेस में अंडर एडिशन में। लिख देता हूँ यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जब भी आप दो एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करें दो डिफरेंट वे से, डिफरेंट वे कौन से, कि पहले वे में एक एलिमेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, दूसरे वे में उस एलिमेंट को क्या कर दें आप जो है उस एलिमेंट को राइट हैंड साइड पे लिख दें, और पहले वे में जो एलिमेंट जो है राइट हैंड साइड पे है उसको क्या करें, दूसरे वे में जो है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख दें। इस तरह आप साइड चेंज कर दें, साइड चेंज करके आप जो है दो डिफरेंट वे से एलिमेंट्स को अगर आप कंबाइन करें, चाहे वो अंडर एडिशन कंबाइन करें चाहे आप अंडर मल्टीप्लिकेशन कंबाइन करें, जिस भी ऑपरेशन से आप कंबाइन कर रहे हैं, अगर आप साइड चेंज करके कंबाइन कर रहे हैं दो एलिमेंट्स को, और कंबाइन करने के बाद भी आपका आंसर जो है वो सेम ही आ रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। और जिस सेट के एलिमेंट्स लिए होंगे आप कह देंगे कि उस सेट में जो है वो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है, और जो ऑपरेशन आप यूज कर रहे हैं हम कह देंगे अंदर अंडर दैट ऑपरेशन जो है वो उस सेट में जो है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने मैट्रिसेस लिए हुए हैं और उनको अंडर एडिशन जो है वो दो डिफरेंट वे से कंबाइन करके मैंने चेक किया है कि हमारा आंसर जो है सेम ही आ रहा है, इसलिए मैं कह दूंगा कि मैट्रिसेस में जो है वो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। और कम्यूटेटिव लॉ जो है वो कौन से ऑपरेशन के अंडर होल्ड करता है, वो अंडर
एडिशन जो है मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है, ठीक है। इस तरह अगर आप नंबर्स की बात करें या रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर के केस में भी जो है वो अंडर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2+3 का आंसर फाइंड आउट करें या फिर अगर आप जो है वो क्या करें 3+2 का आंसर फाइंड आउट करें, दोनों ही केसेस में आपको जो है वो सेम ही आंसर जो है 5 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि रियल नंबर में भी जो है वो अंडर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन की बात की जाए तो मैट्रिसेस में अंडर सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता, ठीक है। मींस अगर आपने a माइनस बी का आंसर इवेल्यूट किया है, उसका आंसर जो है आपके पास जो भी आया है, ठीक है, अगर आप जो है वो यही दो मैट्रिसेस लेके अगर आप जो है बी माइनस ए का आंसर इवेल्यूट करेंगे तो आपका आंसर जो है सेम हमेशा जो है वो ये वाला आंसर नहीं आएगा जो पहले ए माइनस बी का आंसर आया, ठीक है। तो आंसर आपका जो है डिफरेंट आएगा इन जनरल, ठीक है। या कह लें कि ए माइनस बी और बी माइनस इन दोनों का आंसर में इन जनरल जो है आपस में इक्वल नहीं आएगा। इसलिए हम कह देंगे कि अंडर सब्ट्रैक्शन जो है वो मैट्रिसेस में जो है वो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। इसी तरह रियल नंबर में भी जो है वो अंडर सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, रियल नंबर के केस में आंसर आएगा आपके पास -1। और अगर आप 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो उस केस में आपका आंसर क्या आएगा, उस केस में आपका आंसर जो है +1 आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों केसेस में आपका आंसर जो है वो इक्वल नहीं आ रहा। तो अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन रियल नंबर में भी जो है वो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन करनी है तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि कौन सा एलिमेंट जो है लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है और कौन सा एलिमेंट जो है वो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैट्रिसेस के केस में भी और नंबर के केस में भी, ताकि आपका आंसर जो है वो सही है, क्योंकि साइड अगर आप चेंज जो है वो उसको नोट नहीं रखेंगे, ध्यान में नहीं रखेंगे, तो आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है। एडिशन के केस में जो है वो साइड अगर आप ध्यान में नहीं भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसके केस में ये होता है चाहे आप a+b का आंसर निकालें चाहे आप b+a का आंसर निकालें, एडिशन के केस में आपका दोनों का आंसर जो है वो सेम ही आता है, इक्वली आता है। इसलिए यहाँ पे अगर आप साइड चेंज भी कर देते हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में आप लोगों ने जो है वो साइड ध्यान में रखनी है, जो एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है वो लेफ्ट हैंड साइड में ही रहे और जो एलिमेंट जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है वो राइट हैंड साइड पे ही रहे। और सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैसे होती है, जस्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम डील करते हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का आंसर जो हमें मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है डेफिनेशन 3.12। इसमें ये बताया हुआ है कि किसी स्केलर को मैट्रिक्स के साथ जो है वो किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो स्केलर का वर्ड यूज हो रहा है, स्केलर का वर्ड यहाँ पे जो है वो रियल नंबर या कम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। जब भी आप अपने कोर्स में स्केलर का वर्ड यूज करेंगे या मैं स्केलर का वर्ड यूज करूंगा तो उसका मतलब ये होगा कि यहाँ तो मैं जो है वो रियल नंबर की बात कर रहा हूँ या फिर मैं जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये बताया हुआ है कि किसी स्केलर को मीन्स के किसी रियल नंबर या कम्प्लेक्स नंबर को जो है वो किसी मैट्रिक्स मैट्रिक्स के साथ जो है वो किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसकी ये इन जनरल कोई एंट्री है ए आई जे, उसकी सभी एंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ए आई जे, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के साथ अगर हम जो है कोई नंबर लेट से कोई स्केलर जो है वो के मल्टीप्लाई करते हैं तो ए के साथ जब के मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, आपके पास के ए बन जाएगा, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स, इसका आंसर आपको क्या मिलेगा कि जो के है, के को जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए था उसकी हर एंट्री के साथ आप लोगों ने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो के इंटू ए आई जे हमने क्या कर दिया यहाँ पे इन जनरल के को या स्केलर को मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमें इन दी एंड जो है वो के मल्टीप्लाइड बाय ए इसका आंसर मिल गया है। के यहाँ पे स्केलर है तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा कि यहाँ ये पता चल जाएगा कि स्केलर को जो है वो किसी मैट्रिक्स के साथ जो है किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है द मैट्रिक्स के ए इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय के, कि जो मैट्रिक्स ए है उसके हर एलिमेंट को आप जो है वो स्केलर के के साथ जो है मल्टीप्लाई कर दें, आपको इन दी एंड जो है के ए ये जो नया मैट्रिक्स है स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको जो नया मैट्रिक्स मिला है उसका आंसर आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। इसी सेंस में अगर आप जो है अगर आप एडिटिव इनवर्स की बात करें, जिसकी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स हो, अगर आप लोगों ने उसका जो है वो एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आप लोग किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जिस उस मैट्रिक्स को क्या करें -1 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। जब आप किसी मैट्रिक्स को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्चुअली किसका आंसर मिलेगा, आपको एक्चुअली आंसर मिलेगा माइनस इंटू ए का आंसर मिलेगा, ठीक है। और ये माइनस इंटू ए या -1 इंटू ए ये कैसे मिल रहा है आपको, -1 को ए के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मिल रहा है, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो आपको जो है वो हो रही है मैट्रिक्स ए के साथ, तो आप लोगों ने -1 को जो है वो मैट्रिक्स ए के साथ किस तरह मल्टीप्लाई कर देना है या माइनस ए का आंसर किस तरह वैल्यूड करना है कि -1 को क्या करें मैट्रिक्स ए की हर एंट्री के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको -1 इंटू ए या -a का आंसर जो है
है मिल जाएगा। अब ये जो -a मैट्रिक्स है, ये एक्चुअली जो मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है उसका एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स इसलिए है क्योंकि मैट्रिक्स ए में जब हम इस माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो मेरे रिजल्ट में जो है वो जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा, चाहे आप इसको राइट हैंड साइड में ऐड करें, चाहे आप जो है इसको जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिख के जो है वो ऐड करें, रिजल्ट में आपको जो है वो जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगा। और जीरो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिसेस की एडिटिव आइडेंटिटी है, तो रिजल्ट में आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल रही है, इसलिए ये वाला मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स ए का जो है एडिटिव इनवर्स है, या कहने कि -a जो है वो मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह जो ए है मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स -a का भी एडिटिव इनवर्स है, दोनों ही एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही बात करते हैं, दूसरी बात जो ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रू हो जाती है, वो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि -a जो है वो मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स है, तो फिर आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि ए भी जो है वो मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स -a है उसका एडिटिव इनवर्स है, ये आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये बात जो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। आपने जस्ट एक ही साइड कहनी है, दूसरी साइड जो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये कहेंगे कि जो मैट्रिक्स -a है वो मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स किस तरह फाइंड आउट करना है, जस्ट मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स जो ए है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको -a जो है नया मैट्रिक्स मिल जाएगा, जो कि एक्चुअली ओरिजिनल मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होगा। तो ये है एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करने का वे, जो कि एक्चुअली जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के जरिए में मिल रहा है कि -1 को जो कि एक स्केलर है, रियल नंबर है, उसको मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आपको जो है वो मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स जो है मिल जाएगा। और इसके आप एग्जांपल के ज़रिए भी आप समझ सकते हैं कि स्केलर को किसी मैट्रिक्स के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 3 है। अगर इस मैट्रिक्स को आप लोगों ने जो क्या करना है, इस मैट्रिक्स के साथ अगर आप लोगों ने जो है स्केलर 2 को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स अगर आप लोगों को जो है वो 2a का आंसर इवेल्यूट करना है, तो मैट्रिक्स 2a का आंसर आप किस तरह वैल्यू करेंगे कि ये जो 2 जिस नंबर से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को, उस 2 को आप क्या करें, इस 2 को जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है उसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपकी क्या क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। जब 2 को आप -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको जो है -4 मिलेगा। इसी तरह 2 को जो है वो मैट्रिक्स ए की हर एंट्री के साथ जो है आप मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप नया मैट्रिक्स बना देंगे, तो जो नया मैट्रिक्स होगा वो एक्चुअली क्या होगा, 2 टाइम्स मैट्रिक्स ए होगा, यहाँ 2 इंटू ए होगा। इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है फाइंड आउट करना है। उसके बाद नेक्स्ट है थ्योरम 3.13। थ्योरम 3.13 में क्या बता रहे हैं, लेट ए एंड बी 2m क्रॉस n मैट्रिसेस एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू f। यहाँ पे जो f का वर्ड यूज हो रहा है वो फील्ड के लिए यूज हो रहा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि हम लोग जहाँ पे ये फील्ड का वर्ड यूज कर रहे हैं, फील्ड की जगह आप लोगों ने क्या समझना है, फील्ड की जगह आप लोगों ने ये समझना है कि यहाँ तो रियल नंबर की बात हो रही है, यहाँ कम्प्लेक्स नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए बी बिलोंग्स टू फील्ड, इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए और बी जो है ये यहाँ तो रियल नंबर है, ये यहाँ फिर क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये फील्ड एफ से आप लोगों ने कन्फ्यूज नहीं होना। जहाँ भी फील्ड का वर्ड आएगा वहाँ पे आपने ये समझना है कि एफ की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ की जगह यहाँ पे यहाँ तो रियल नंबर की बात हो रही है, यहाँ फिर कम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है। तो दो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस ए और बी, दोनों का ही ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन, आई मीन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम ही है। और इन जनरल कोई भी ऑर्डर हो सकता है, एम क्रॉस एन जनरल ऑर्डर लिखा हुआ, तो इन जनरल एम क्रॉस एन जो है कुछ भी हो सकता है। एम क्रॉस एन जो है आपके पास 2 क्रॉस 3 भी हो सकता है, और एम क्रॉस एन आपके पास जो है 2 क्रॉस 2 भी हो सकता है। कोई भी ऑर्डर हो सकता है इन जनरल, लेकिन जो भी ऑर्डर होगा एक वक्त में दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा, सेम ही होगा। अगर ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो बी का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3, अगर ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो बी का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2। तो दो मैट्रिसेस हैं, उनका ऑर्डर जो है वो एम क्रॉस एन है और सेम ऑर्डर है दोनों मैट्रिसेस का। और ए और बी के हैं आपके पास स्केलर्स हैं, या कहने की ए और बी आपके पास जो है रियल नंबर है या कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो रिजल्ट लिखे हुए हैं कि ये रिजल्ट जो है वो ये थ्योरम में बता रहा है कि ये बता रहे हैं कि ये रिजल्ट जो है वो होल्ड करते हैं। पहला रिजल्ट क्या है कि जब भी आप दो स्केलर्स को या दो रियल नंबर या दो कम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड करके किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो किसके इक्वल होगा, वो आंसर आपके पास इसके इक्वल होगा कि आप क्या करें, पहले जो पहला नंबर यहाँ पे ए लिखा हुआ है इसको मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है बी, इसको बी जो है मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब आपको मल्टीप्लाई करके ये जो दो मैट्रिक्स मिलेंगे, इनको आप फिर क्या करें, बाद में आपस में ऐड कर दें। तो ऐड करने के बाद आपको ये जो आंसर मिलेगा ये एक्चुअली जो है वो
इसी आंसर की इक्वल होगा कि आप क्या करें, पहले जस्ट दो रियल नंबर को आपस में ऐड करें। ऐड करने के बाद उन आपको जो नया नंबर मिलेगा, जो नया स्केलर मिलेगा, उसको हम क्या करें, मैट्रिक्स एक साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो रिजल्ट में आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में आंसर मिलेगा, आपका आंसर जो है हमेशा जो है राइट हैंड साइड के इक्वल ही होगा। तो पहला रिजल्ट जो है आपको ये बता रहे हैं, कोई से भी दो स्केलर्स हों ए और बी, उनको आप आपस में ऐड करके किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर दोनों जो स्केलर हैं ए और बी, उनको जो है अलग अलग जो है मैट्रिक्स एक साथ मल्टीप्लाई करके फिर आपस में ऐड करें। दोनों केसेस में आपका आंसर क्या होगा, हमेशा आंसर आप आपस में क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप जो है कोई दो स्केलर ए और बी जो है वो ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक स्केलर आप 2 ले लेते हैं, एक स्केलर जो है आप 5 ले लेते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, आप एक मैट्रिक्स से ले लेते हैं, मैट्रिक्स ए। अब आप क्या करें, ये जो दो स्केलर हैं 2 और 5, इनको आपस में ऐड करें, 2 + 5 इंटू ए, और इनको ऐड कर दें यहाँ पे, तो 2 + 5 क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। 7 इंटू ए, आप जो है आप इसका आंसर इवेल्यूट करें, तो इसका आंसर कोई ना कोई आंसर आएगा आपके पास। फिर आप क्या करें, इसको यहाँ पे छोड़ दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 का चाहे नाम दे दें। उसके बाद आप क्या करें, 2 को पहले मैट्रिक्स एक साथ मल्टीप्लाई करें, और उसके बाद ये वाला 2 को, और फिर ये जो 5 है, इस 5 को अलग से जो है वो मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करें। इन दोनों का आंसर इवेल्यूट करें, इन दोनों का आंसर इवेल्यूट करने के बाद इन दोनों का क्या करें, आपस में ऐड करें। ऐड करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा, हम इसको जो है इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो यहाँ पे ये जो आंसर मिलेगा आपको, ये दोनों आंसर क्या होंगे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में आपको जो आंसर मिलेंगे, आंसर आपके आंसर जो है वो हमेशा आपस में इक्वल होंगे। ये जो है यहाँ पे जनरल बात की है, यहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट में, पहले स्टेटमेंट में, कि कोई से भी दो रियल नंबर आप ले लें या कम्प्लेक्स नंबर ले लें, उनको आपस में ऐड करके चाहे आप मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर उनको अलग अलग जो है मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके फिर आपस में ऐड करें मैट्रिक्स को, आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर हमेशा जो है वो इक्वल ही आएगा। ये बताया हुआ यहाँ पे आप लोगों ने ये स्टेटमेंट याद करनी है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई स्केलर है ए, और दो मैट्रिसेस ए और बी आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ब्रैकेट में क्योंकि मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहे हैं, तो आप क्या करें, पहले दो मैट्रिसेस को ऐड करके आपको जब कोई नया मैट्रिक्स मिलेगा, स्केलर ए को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपको कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा। या फिर आप क्या करें, ये जो स्केलर ए है, इसको पहले मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसी स्केलर ए को जो है वो मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करें, और इन दोनों को फाइंड आउट करने के बाद इन दोनों का आपस में ऐड कर दें, तो इस तरह भी आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि दो डिफरेंट वे से यहाँ पे जो है वो आंसर फाइंड आउट करके लिखे हुए हैं। पहला वे में क्या किया हुआ है कि पहले वे में ये कह रहे हैं कि दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करें, जब ऐड करेंगे तो आपको कोई एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, उस मैट्रिक्स के साथ ये जो नंबर ए है, उसको जो है वो मल्टीप्लाई कर दें। ये मैट्रिक्स ए, ये नंबर ये स्केलर है, स्केलर को आपको पता ही है किसी मैट्रिक्स का किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर को मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। स्केलर को आप इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको कोई ना कोई आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप क्या करें, ये जो स्केलर ए है, ये वाला स्केलर ए, इसको आप जो है अलग से मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मैट्रिक्स एक साथ अलग से मल्टीप्लाई करें, फिर इसी स्केलर ए को अलग से जो है मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर दें, तो ऐड करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा, वो आंसर वही होगा जो एक्चुअली आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा पहले वाले तरीके से। तो दोनों तरीकों से आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। जनरली जो है वो इसका रिजल्ट यहाँ पे बताया हुआ है कि कोई भी रियल नंबर आप ले लें, कोई भी रियल नंबर ए, या कोई भी कम्प्लेक्स नंबर ले लें, और कोई भी दो मैट्रिक्स ले लें, ए और बी दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। अगर आप जो है फिर इस वे से चाहे आप आंसर निकाल लें, चाहे आप इस वे से आंसर निकालें, दोनों वे से जब आप आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। ठीक है, इसी तरह थर्ड रिजल्ट में ये बता रहे हैं, अगर आप कोई भी दो स्केलर ले लेते हैं ए और बी, स्केलर वो रियल नंबर भी हो सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, आप क्या करते हैं, पहले स्केलर बी को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको कोई ना कोई एक आंसर मिल जाएगा। फिर वो जो आंसर आपको मिलेगा उसके साथ आप जो है अगेन जो स्केलर ए है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर भी आपको कोई ना कोई आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो ये तो होगा एक वे। और दूसरा वे क्या है कि जो दो नंबर हैं ए और बी, इनको आपस में ही पहले मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, और इनका जो आंसर आएगा, जो एक नंबर आएगा इनका आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद, उस नंबर को क्या करें, मैट्रिक्स ए के साथ जब मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे भी आपको कोई ना कोई आंसर मिलेगा। ये जो दो आंसर मिलेंगे आपको यहाँ पे, जो ये दोनों आंसर क्या होंगे, आपस में इक्वल ही होंगे हमेशा। ये वाली बात जो यहाँ पे कर रहे हैं कि पहले मैट्रिक्स नंबर बी को जो है वो स्केलर बी को मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में जो है वो नंबर ए था या जो स्केलर ए था उसको जो है वो इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके ओवरऑल आंसर जो है वो निकाला। ये पहला वे। दूसरा वे क्या है कि पहले दोनों नंबर्स को ही आपस में मल्टीप्लाई कर लें, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आपको आंसर मिलेगा उस स्केलर को आप क्या करें, मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें। दोनों तरीकों से जब आप आंसर निकालेंगे, दोनों तरीकों से आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा इक्वल ही आएगा। ठीक है, ये तीसरा रिजल्ट है। और लास्ट वाला फोर्थ रिजल्ट जो है वो ईजी है कि अगर आप जो है वो
वन को जो है, ये जो नंबर वन है, स्केलर वन है, जो कि रियल नंबर में भी आ रहा होता है, 0.5, 0.6, उसके बाद चलते चलते आपके पास जो वन आता है रियल नंबर में, उस वन की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप वन को क्या करें, नंबर वन को या रियल नंबर वन को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे वो मैट्रिक्स जो मर्जी हो, तो रिजल्ट में आपको जो है वो वही मैट्रिक्स जो है वो आंसर में मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, ये आपके पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए। अगर इस मैट्रिक्स के साथ आप क्या करते हैं, वन मल्टीप्लाई करते हैं, वन इंटू ए, अगर आप इसका आंसर निकालते हैं तो क्या होगा, वन जो क्या करेगा इस मैट्रिक्स की हर एंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो वन को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका क्या मिलेगा, आंसर आपको जो है वो वन मिलेगा। वन को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको जो है -2 मिलेगा। इस तरह वन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। एंड सो ऑन, बाकी एंटिटीज भी जो है वो एज इट इज आ जाएंगी। और ये क्या बन जाएगा आपके पास, मैट्रिक्स ए जो है वो अगेन बन जाएगा। तो यहाँ पे ये रिजल्ट लिखा हुआ है जनरली कि कोई भी मैट्रिक्स ले लें, उसको एक साथ जब आप वन को मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे वन की, तो आपको रिजल्ट में वही मैट्रिक्स ए ही मिलेगा जिसके साथ आप लोगों ने वन को मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये 4 रिजल्ट हैं इस थ्योरम की। आप लोगों ने इन चारों रिजल्ट को जो है वो याद करना है, इनकी स्टेटमेंट्स को जो है याद करना है। ये जनरली जो है वो चारों के चारों रिजल्ट जो है वो होल्ड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है इनका प्रूफ। तो प्रूफ आप लोगों ने जो है इनका स्किप कर देना है, ये आप लोगों के कोर्स में जो है इनका प्रूफ जो है वो इंक्लूड नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट आप लोगों ने इनकी समझनी भी है और उन स्टेटमेंट को जो आप लोगों ने याद भी करना है। उसके बाद नेक्स्ट है डेफिनेशन 3.14। इस डेफिनेशन में ये बताया हुआ है कि दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, जिस तरह एडिशन के केस में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप लोगों ने दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना है या दो मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन करनी है, उस केस में ये जो दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस मैट्रिक्स बी है, ये क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में जो भी दो मैट्रिसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर के ऊपर कोई ना कोई रूल है, अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो मैट्रिसेस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो नहीं हो सकेगी। जिस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में मैट्रिसेस के ऑर्डर के ऊपर कोई ना कोई कंडीशन है, इसी तरह दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई अगर आप लोगों ने करना है, फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ए है दूसरा मैट्रिक्स बी है, उनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी मैट्रिसेस के ऑर्डर के ऊपर कंडीशन है, और वो कंडीशन ये नहीं है जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली कंडीशन है, वो कंडीशन जो डिफरेंट है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में तो कंडीशन ये थी कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में कंडीशन ये है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज जो हैं वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर ही दो मैट्रिसेस जो है आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। और याद रखना, पहला मैट्रिक्स में किसको कहूंगा, ए और बी, अगर आप दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मैं पहला मैट्रिक्स जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसको मैं पहला मैट्रिक्स कहूंगा, और जो दूसरे नंबर पे राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसको मैं जो दूसरा मैट्रिक्स कहूंगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में ऑर्डर के ऊपर क्या कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर है लेट्स से एम क्रॉस एन, ये कुछ जनरल ऑर्डर जो है मैं एक मैट्रिक्स ए का कंसिडर कर लिया है। अब अगर इस मैट्रिक्स के साथ मैंने किसी और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, लेट्स से मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना है, तो ए हो गया आपके पास पहला मैट्रिक्स और बी हो गया आपके पास दूसरा मैट्रिक्स जो कि राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। तो मल्टीप्लिकेशन अगर मैंने मैट्रिक्स बी की करनी है मैट्रिक्स ए के साथ मैट्रिक्स बी को राइट हैंड साइड पे रखते हुए, तो ये मल्टीप्लिकेशन तब ही पॉसिबल हो सकती है अगर ये जो पहला मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, एन है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर को देख के आप बता सकते हैं कि पहला मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज जो है वो एम है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो एन है। तो अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल बनते हैं, तब ही हम जो है इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं दूसरा मैट्रिक्स जो बी है उसका ऑर्डर ले लेता हूँ एन क्रॉस एन, तो आप देख सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं वो एन है, और दूसरा मैट्रिक्स जो है उसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है वो भी एन ही है। तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज क्या आ रही हैं, आपस में इक्वल आ रही हैं, इसलिए इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है, इन दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो दो नंबर लिखे हुए हैं ये वाले, एक नंबर ये एम लिखा हुआ है, एक नंबर जी एन लिखा हुआ है, इनका मल्टीप्लिकेशन में जो है वो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में जो है वो कोई रोल नहीं है, ये नंबर जो मर्जी हो जाए उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वाले जो नंबर हैं ये वाले जो कि पहला मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम बता रहा है और ये वाला नंबर जो है दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज बता रहा है, इन दो नंबर्स का आपस में इक्वल होना लाजमी है। अगर ये दो नंबर आपस में इक्वल हैं या पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल हैं, तब भी दो मैट्रिक्स की जो है वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल
नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर ये दूसरा मैट्रिक्स बी है, अगर इसका ऑर्डर जो है वो मैं एन क्रास एन की बजाय अगर मैं जो है वो एन क्रास पी ले लेता हूँ, तब भी आप नोट करेंगे कि जो पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, एन है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, वो एन है। अब भी जो मल्टीप्लिकेशन कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, इसलिए अब भी ये दो मैट्रिक्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल नहीं होती, जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर जो है वो एम क्रॉस एन है, और दूसरा मैट्रिक्स राइट हैंड साइड में जो है वो बी है, और उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर है आपके पास लेट्स से पी क्रॉस एन है। तो अब देखेंगे कि पहला मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है वो कितने हैं, वो एन है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, वो पी है। अब ये आपस में क्या है, इक्वल नहीं है, इसलिए इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं ऑर्डर में अगर मजीद चेंजिंग करूँ, जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर अगर मैं जो है वो क्या लिख देता हूँ, उसका ऑर्डर मैं पी क्रॉस एन लिखने की बजाय अगर उसका ऑर्डर जो है वो भी मैं सेम ही जो है वो लेट्स से एम क्रॉस एन ही लिख देता हूँ, तब देखें जो पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो एन है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है, वो एम है, ठीक है। अब भी पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज जो है आपस में इक्वल नहीं बन रही, इसलिए इस यहाँ पे भी जो है वो इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिखता हूँ ए और बी, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो लेट्स से एम क्रॉस एम है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम ही है इस मैट्रिक्स के, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और दूसरा मैट्रिक्स लिखता हूँ, उसके जो है वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो एन है, एन क्रॉस एन है। तो अभी अब देख सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल नहीं है, यहाँ पे भी इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा अगेन अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ जिसका ऑर्डर जो है वो एम क्रॉस एम है, और दूसरा मैट्रिक्स लिखता हूँ बी, उसका ऑर्डर भी क्या है, सेम ही है, एम क्रॉस एम है। तब अगर आप नोट करें तो पहला मैट्रिक्स जो है उसके नंबर ऑफ कॉलम एम है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज जो है वो भी एम ही है, दोनों आपस में इक्वल हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है, क्योंकि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज के हैं आपस में इक्वल है, यहाँ पे भी पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे भी पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज जो है वो आपस में इक्वल नहीं है। तो याद रखना, मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के केस में भी जो है वो मैट्रिक्स के ऑर्डर के ऊपर जो कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या है मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि जब भी दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो उस केस में ऑर्डर के ऊपर क्या कंडीशन होगी, ऑर्डर फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी। और मल्टीप्लिकेशन आपको मैं बताता हूँ कौन सी मल्टीप्लिकेशन जो है वो ये वाली हो, कैपिटल ए इंटू कैपिटल बी, यानी कि ए लेफ्ट हैंड साइड पे हो और बी राइट हैंड साइड पे हो। ऐसा भी हो सकता है कि बी लेफ्ट हैंड साइड पे हो और ए जो है वो राइट हैंड साइड पे हो। उस केस में फिर अब जो है वो बी आपका जो है वो पहला मैट्रिक्स होगा और ए आपका जो है दूसरा मैट्रिक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल मैंने ए को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, इसलिए ए मेरा पहला मैट्रिक्स है और बी जो है मेरा दूसरा मैट्रिक्स है। फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, या ऑर्डर नहीं बल्कि यहाँ पे जो है वो ये मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स बी। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि अगर आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करनी है दो मैट्रिसेस की, या मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है ए और बी इस तरह दो मैट्रिसेस की जिसमें ए पहला मैट्रिक्स है बी दूसरा मैट्रिक्स है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ए, जो पहला मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, और जो दूसरा मैट्रिक्स लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स बी, उसकी नंबर ऑफ रोज, ये दोनों क्या होनी चाहिए, ये आपस में इक्वल होनी चाहिए। ये अगर आपस में इक्वल है तभी जो है वो दो मैट्रिसेस की आपस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। तो ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, ठीक है। उसका भी एक वे है, मल्टीप्लिकेशन इस तरह नहीं करनी है आप लोगों ने दो मैट्रिसेस की, एक करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या करें आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, इस तरह नहीं करना। ये मल्टीप्लिकेशन इस तरह पॉसिबल नहीं है मैट्रिसेस की, ना इस तरह डिफाइंड है। मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने किस तरह करनी है दो मैट्रिसेस की, आप लोगों ने क्या करना है, जो पहले मैट्रिक्स लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे उसकी एक रो जो है वो फिक्स कर लेनी है, ठीक है। इस तरह जैसे मैंने फिक्स किया है, उस एक रो को आपने क्या करना है, जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके हर कॉलम के साथ आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उस एक रो को आप लोगों ने पहले पहले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स के, और उसी एक रो को आप लोगों ने क्या करना है, दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। तो बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैं जो है पहले पहले कॉलम का भी आपको बताता हूँ कि पहली रो को, पहले मैट्रिक्स की पहली रो को आप लोगों ने दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करना है। किस तरह मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने, अब देखें, जो पहली रो का पहला एलिमेंट है ये वाला 1, इसको जो दूसरा मैट्रिक्स का पहला कॉलम है उसके पहले एलिमेंट के साथ जो इस तरह मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 6। उसके बाद फिर आप लोगों ने खुद से प्लस का सिंबल लगा देना है, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, ये जो पहली रो का दूसरा एलिमेंट है 0, इसको आप लोगों ने, ये जो दूसरा मैट्रिक्स का हम लोगों ने पहला कॉलम फिक्स किया हुआ है इसके दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 0 इंटू 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों ने प्लस का सिंबल खुद से लगा देना है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोगों ने ये जो तीसरा एलिमेंट है यहाँ पे पहली रो का ये वाला -1, इसको पहले कॉलम का तीसरा एलिमेंट ये जो -2 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो -1 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -1 इंटू -2, जिसको यहाँ पे इन्होंने जो है वो माइनस को जो है प्लस के साथ कंबाइन करके -1 इंटू -2 लिखा हुआ है, एक ही बात है। तो प्लस का सिंबल आप लोगों ने खुद से लगाने के बाद जो है वो क्या करना है, इन इन एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया, आप लोगों ने क्या किया, ये आप लोगों ने क्या किया, पहली रो को, पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये होगा, हो गया काम। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसी रो को लिखना नहीं देना है या फिक्स रखना है। अब इस रो को क्या करना है, आप लोगों ने दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये वाला प्रोसीजर आप लोगों ने बारी बारी करना है। पहले एक रो फिक्स कर लेनी है पहले मैट्रिक्स की, उसको आप लोगों ने दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ जो है बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अब लोगों ने क्या करना है, दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। और दूसरे कॉलम के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करना है, वो भी बिल्कुल इसी तरह मल्टीप्लाई करना है कि 1 को जो है क्या करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिख दिया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर साथ में क्या आ जाएगा, एडिशन का सिंबल आ जाएगा। फिर 0 का क्या करेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 4 आ गया, साथ में क्या आ जाएगा, अगेन एडिशन का सिंबल आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, -1 को क्या करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू 3, तो ये बन जाएगा आपके पास -1 इंटू 3। तो ये आपने क्या कर दिया, अब इसी पहली रो को जो है वो आपने क्या कर दिया, दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे कॉलम इसके खत्म हो गए मैट्रिक्स के। फिर आप लोगों ने क्या कर देना है, पहली रो को छोड़ देना है और फिर दूसरी रो पे आ जाना है। और दूसरी रो को क्या करना है, दूसरी रो को भी बिल्कुल इसी तरह पहली रो की तरह दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, तो आपको जो है वो ये वाला आंसर मिलेगा। फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसी दूसरे रो को आपने क्या करना है, दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है और उसका आंसर आपके पास जो है वो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब कॉलम खत्म हो जाएंगे ये यहाँ पे, फिर आप लोगों ने दूसरी रो को छोड़ देना है, फिर आप लोगों ने तीसरी रो की तरफ आ जाना है। इस तरह सारी रोज को आप लोगों ने कवर करना है। अब इस तीसरी रो को क्या करेंगे, हम पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के, तो उसका आंसर आपके पास जो है वो ये वाला आ जाएगा। फिर इसी तीसरे रो को आप लोगों ने क्या करना है, दूसरे मैट्रिक्स के ये सेकंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर जो है वो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जब सारे आंसर आ जाएंगे फिर आप लोगों ने इनको क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करेंगे तो आपको ये जो मैट्रिक्स मिलेगा, या आप लोगों को ये जो दो मैट्रिक्स हैं ए और बी ये वाले, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर यानी कि ए बी का आंसर जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप नोट करें, पहले मैट्रिक्स का जो ए है उसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर आपके पास है 3x3, और जो दूसरा मैट्रिक्स है बी उसका ऑर्डर है आपके पास 3x2। दोनों के ऑर्डर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर का डिफरेंट या सेम होना जरूरी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के होने चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के हैं, आपस में इक्वल ही है, इसलिए इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है, इसलिए इनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3, और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज कितनी है, वो भी 3 ही है, इसलिए इन दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ए और बी का आंसर जो है हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो
अगर हम जो है यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे जो है वो b इंटू ए का आंसर ही वैलिड करना चाहें तो क्या हमें b इंटू ए का आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, वो चेक करके देख लेते हैं। b का ऑर्डर कितना है, b का ऑर्डर यहाँ पे देखें तो b का ऑर्डर है आपके पास 3x2, ठीक है। और a का ऑर्डर कितना है, a का ऑर्डर आपके पास जो है वो है 3x3। तब अब अगर आप लोगों ने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कहाँ से वैलिड करना है या बी ए का आंसर फाइंड आउट करना है तो वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 हैं, और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज कितनी है, वो 3 है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यानी कि बी ए का आंसर जो है वो फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए बी ए का आंसर में जो है वो यहाँ पे इन दो मैट्रिक्स को लेके जो है बी ए का आंसर जो है वो नहीं मिलेगा, लेकिन ए बी का आंसर जो है वो मिलेगा। इसका मतलब ये होगा कि जब भी आपका मल्टीप्लिकेशन का केस आपके पास आएगा, तो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का केस आपके पास आएगा, तो आप लोगों ने मैट्रिसेस की साइड को जो है वो ध्यान में रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा मैट्रिक्स लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पे कौन सा मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखें दो मैट्रिसेस ए और बी के केस में ए और बी का आंसर तो आपको मिल रहा है, लेकिन बी और ए का आंसर जो है आपको जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि बी इंटू ए के केस में मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ए इंटू बी के केस में जो है मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि जरूरी नहीं है कि ए बी का आंसर हमेशा जो है बी ए के इक्वल ही है, ठीक है। ए बी का आंसर इन जनरल जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है मैट्रिसेस में, या कह लें कि मैट्रिसेस में जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। द कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डज नॉट होल्ड इन जनरल। वो क्यों होल्ड नहीं करता, क्योंकि इन जनरल ए बी का आंसर जो है वो बी ए के इक्वल जो है वो नहीं आता। इन जनरल का मतलब ये है कि मोस्टली जो है वो आंसर आपस में इक्वल नहीं आता, ठीक है। कभी कभी होता ये केस होता है कि ए बी का आंसर आपको मिल जाता है, बी ए का आंसर आपको मिलता ही नहीं, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ए बी का आंसर आपको जो है मिल जाएगा, बी ए का आंसर जो है फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में जो ऑर्डर के ऊपर कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती। और समटाइम ऐसा होता है कि ए बी का आंसर भी मिल जाता है और बी ए का आंसर भी मिल जाता है, और फिर भी दोनों क्या होते हैं आपस में इक्वल नहीं होते, ठीक है। और कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जिन केसेस में ए बी और बी ए का आंसर जो है वो आपस में इक्वल होता है। वो क्योंकि कुछ ही केसेस होते हैं, गिने चुने ही केसेस हैं, बहुत कम केसेस हैं, इसलिए हम यहाँ पे हम जो है वो जनरली जो है वो ये बात नहीं करते कि बी ए जो है वो ए बी के इक्वल है मल्टीप्लिकेशन के केस में। हम मल्टीप्लिकेशन के केस में जो है मोस्ट केसेस में हमारे पास जो रिजल्ट मिलते हैं उनको हम यूज़ करेंगे कि मोस्टली जो है वो मैट्रिसेस में जो है वो ए बी का आंसर जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता। इसलिए हम कहेंगे कि इन जनरल जो है मैट्रिसेस में जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। वो कम्यूटेटिव लॉ मैंने आपको बताया हुआ क्या होता है कि दो एलिमेंट्स को अगर आप आपस में कंबाइन करें और उनकी साइड चेंज करके कंबाइन करें, अगर साइड चेंज करके कंबाइन करने से भी आंसर आपका इक्वल आ रहा है हमेशा, तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है, ठीक है। अगर हमेशा आंसर आपस में इक्वल नहीं आता फिर हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। यहाँ पे हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि अंडर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता, ठीक है। इसको आप जो है इस एग्जाम्पल नंबर 3 से भी जो है वो समझ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर आप देखें तो दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, मैट्रिक्स ए और बी। मैट्रिक्स ए और बी की मल्टीप्लिकेशन कहाँ से फाइंड आउट किया वो आपके पास जो है वो ये वाला आया है, और मैट्रिक्स बी इंटू ए इनकी मल्टीप्लिकेशन कहाँ से फाइंड आउट किया है उसका आंसर आपके पास जो है वो ये वाला आया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, ए को बी के साथ ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई किया है, ए लेफ्ट हैंड साइड पे है और बी जो है वो राइट हैंड साइड पे है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया है, बी और इंटू ए इनकी मल्टीप्लिकेशन कहाँ से फाइंड आउट किया है, यहाँ पे बी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, ए जो है वो राइट हैंड साइड पे है, तो इनकी साइड चेंज करके आंसर आप फाइंड आउट किया है। साइड चेंज करके दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल हो रही है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है फाइंड आउट किया है, लेकिन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है वो सेम नहीं आ रहा। तो आप यहाँ से भी बता सकते हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू है बी ए इन जनरल, ठीक है। उसके अलावा खुद से भी कोई से दो मैट्रिसेस ले लें जिनके केस में जो है वो दोनों केसेस साइड चेंज करने से भी दोनों केसेस में आपका आंसर जो है वो आ रहा है, तो मोस्टली जो है वो आपका आंसर जो क्या होगा आपस में इक्वल नहीं आएगा साइड चेंज करने से मल्टीप्लिकेशन के केस में। इसलिए हम जो है मैट्रिसेस के केस में कहते हैं कि अंडर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे, अभी की मीटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है।